डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान अभी भी अपने पीले पड़े हुए चेहरे और अपनी डर भरी आंखों से वर्षा जी को ही देख रहा था, और वर्षा जी भी उसे देखते हुए एक तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रही थीं। वर्षा जी ने अहान के बालों में अपना हाथ फेरते हुए बड़े ही शैतानी अंदाज में कहा, इतने समझदार तो हो तुम कि मेरी अधूरी बात समझ गए होगे, इसलिए अब जल्दी से डिसाइड करो कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करके अपनी फैमिली को बचाओगे या फिर अभी भी तुम्हें अपनी शादी बचानी है। अहान कुछ कह पाता उससे पहले ही नितारा एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, केयरफुल स्वीट हार्ट, तुम्हारे सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर तुम्हारी पूरी फैमिली की जिंदगी टिकी हुई है। अहान इस वक्त बिल्कुल स्पीचलेस रह गया था और उसके चेहरे पर इस वक्त अपनी फैमिली को खोने का डर साफ देखा जा सकता था। अहान ने एक बार फिर से एक नज़र फोन की स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखा और फिर वर्षा जी की तरफ देखते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, आई विल साइन, गिव मी द पेपर्स। अहान की बात सुनते ही वर्षा जी और नितारा दोनों के ही होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान छा गई और वर्षा जी ने कुछ पेपर्स अहान के सामने बढ़ा दिए। अहान ने पेन उठाया और एक एक करके उन सभी पेपर्स पर साइन करने लगा। अहान ने लगभग सभी पेपर्स पर साइन कर दिए थे और अब सिर्फ कुछ ही पेपर्स बचे हुए थे जिनके ऊपर वो साइन कर रहा था। तभी उसकी नज़र आखिरी में रखे हुए कुछ पेपर्स पर लिखे हुए वर्ड्स पर गई, जिस पर बोल्ड लेटर्स में डिवोर्स पेपर्स लिखा हुआ था, जिन्हें देखते ही अहान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अहान ने अपनी शौकंग नज़रों से वर्षा जी की तरफ देखा और हैरानी भरी आवाज में बोला, डी डिवोर्स पेपर्स, आप हमसे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों करवाना चाहती हैं? आपने कहा तो हमने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दिया, लेकिन अब ये डाइवोर्स पेपर्स, आप प्लीज हमारी फैमिली वालों को जाने दीजिए। वर्षा जी ने बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में अहान के गाल पर अपना हाथ फेरा और उससे झूठी हमदर्दी जताते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त कितना ज्यादा रोने का मन कर रहा है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम चुपचाप मेरी सारी बातें मानो, उसके बाद तो मैं खुद ही तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। और रही बात डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने की, तो जब तक तुम डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी नितारा से कैसे होगी। इसलिए अब जल्दी से अच्छे बच्चे बनो और इन पेपर्स पर साइन करो, जिसके बाद मैं जल्दी से तुम दोनों की शादी करवा दूंगी और फिर तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल सेफ हो जाएगी। चलो जल्दी से साइन करो। वर्षा जी की बात सुनकर अहान की आंखों में और भी ज्यादा शौक नजर आने लगा और वो अपनी हैरानी भरी आवाज में बोला, शादी हमारी और नितारा की? लेकिन क्यों? जहां तक हम जानते हैं आप भी तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं ना, तो फिर आप हमारी शादी अपनी बेटी से क्यों करवाना चाहती हैं? अहान की बात सुनते ही वर्षा जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल गए, लेकिन फिर उन्होंने एक नज़र नितारा की देखा और फिर वापस से अहान की तरफ देखते हुए बोली, पसंद तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो हर कोई तुम्हारे पीछे पागल हो जाता है। ना जाने तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है मेरी बेटी के ऊपर जो वो तुम्हारे पीछे पूरे तरीके से पागल हो चुकी है और तुमसे शादी करना चाहती है। खैर, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की खुशी से मतलब है, इसलिए तुम जल्दी से पेपर्स साइन करो, क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से साइन करो वरना तुम्हारी फैमिली। अहान की आंखें अब हल्की हल्की लाल होने लगी थीं, लेकिन उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप अपने कांपते हुए हाथों से एक एक करके सभी पेपर्स पर साइन कर दिया। अहान ने जैसे ही सारे पेपर्स पर साइन कर दिया, वर्षा जी ने तुरंत ही उसके सामने से वो सारे पेपर्स उठा लिए और अपनी आंखों में एक चमक लिए हुए उन सभी पेपर्स को देखने लगी। तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुनते ही नितारा की आंखों में एक चमक आ गई और उसने तुरंत ही कम इन कहा, जिसके अगले ही पल एक आदमी अपने हाथों में एक बैग लेकर रूम के अंदर आ गया। नितारा ने उस आदमी के हाथ से वो बैग लेकर उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया, तो वो आदमी तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल गया। नितारा ने उस बैग को अहान के सामने रख दिया और बोली, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके तैयार हो जाओ, हमें शादी भी तो करनी है ना। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं और पंडित जी भी बाहर हम दोनों का ही वेट कर रहे हैं। डू इट फास्ट स्वीट हार्ट।
इतना कहकर नितारा खुद भी तैयार होने के लिए चली गई और वर्षा जी भी एक नज़र अहान को देखते हुए ही वहां से बाहर निकल गईं। अहान ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से उस बैग को देखा और फिर ना चाहते हुए भी उसे उठाकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद अहान जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने इस वक्त क्रीम कलर की एक बेहद ही खूबसूरत सी शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त पूरे तरीके से ब्लैंक और एक्सप्रेशनलेस था। अहान ने एक नज़र अपनी रिंग फिंगर में पहनी हुई अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखा और उसकी आंखों में कुछ इमोशंस नजर आने लगे। तभी रूम का डोर एक बार फिर से खुला और एक आदमी रूम के अंदर आते हुए अहान से बोला, सर प्लीज बाहर चलिए, आपको बुलाया जा रहा है। अहान ने अपना सिर हिला दिया और उस आदमी के साथ रूम से बाहर चला गया। अहान ने बाहर आकर देखा तो उस विला के हॉल को थोड़ा बहुत सजाया गया था और बीच में ही एक मंडप भी लगा हुआ था, जिसमें एक पंडित जी बैठे हुए थे जिनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। अहान को उनके एक्सप्रेशंस देखकर ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि उन्हें भी यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, लेकिन वो कुछ कर तो सकता नहीं था क्योंकि वो खुद भी मजबूर ही था। इसलिए वो एक गहरी सांस लेते हुए सीधा मंडप के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में नितारा भी आकर ठीक उसके बगल में बैठ गई तो पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अहान ने एक नज़र नितारा को देखा जिसने इस वक्त लाइट पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था और उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की खुशी नजर आ रही थी, और फिर वर्षा जी को देखा जिनके चेहरे पर इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें वो पढ़ नहीं पा रहा था। पंडित जी एक एक करके शादी के सभी रिचुअल्स करवा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फेरे लेने के लिए कहा। अहान ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठ गया और नितारा के साथ फेरे लेने लगा क्योंकि अपनी फैमिली की जान किसी भी हाल में खतरे में नहीं डाल सकता था। अहान और नितारा अभी फेरे ले ही रहे थे, तभी सभी को बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। उस शोर को सुनते ही जहां सबके चेहरों पर कंफ्यूजन के भाव छा गए तो वहीं अहान की बेजान सी आंखों में अचानक से ही एक चमक सी आ गई और उसे याद आया कि उसने उस डॉक्टर से अलीशा तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था और शायद ये अलीशा हो सकती है। कोई और कुछ समझ पाता उससे पहले ही हॉल का मेन डोर एक जोर की आवाज के साथ खुल गया और प्रदीप जी, जय और अलीशा अपने ढेर सारे गार्ड्स के साथ अंदर आ गए। उन लोगों को वहां पर देखकर वर्षा जी और नितारा बिल्कुल हैरान रह गईं, तो वहीं कुछ ऐसा ही रिएक्शन प्रदीप जी, जय और अलीशा का भी था। वो लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्हें बाहर से ही अंदाजा लग गया था कि कोई तो अंदर है, और अब कहीं ना कहीं उन्हें उस फोन कॉल के ऊपर भी यकीन होने लगा था। इसलिए उन लोगों कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपने गार्ड्स को बुला लिया था जो पहले से ही मुंबई में भी फैलकर अहान को ही ढूंढ रहे थे। उन लोगों ने जैसे ही अंदर आने की कोशिश की थी, वर्षा जी के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिससे दोनों के गार्ड्स के बीच में हाथापाई होने लगी, लेकिन कोई भी अंदर जाकर इन्फॉर्म कर पाता उससे पहले ही वो लोग मेन डोर खोलकर अंदर आ चुके थे। और अंदर का नज़ारा देखने के बाद तो उनमें से किसी की भी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जहां प्रदीप जी और जय की नज़रें पूरे माहौल का जायजा लेते हुए वर्षा जी के ऊपर जाकर ठहर गई थीं, तो वहीं अलीशा की नज़रें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अहान के ऊपर ही टिकी हुई थीं, जो इस वक्त दूल्हे की तैयार था। उसके गले में माला थी और उसके ठीक बगल में नितारा उसका हाथ पकड़े हुए दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई थी। अलीशा की आंखें अचानक से ही लाल होने लगी और उसने तेजी से अपने कदमों को अहान की ओर बढ़ा दिया। अहान ने भी अलीशा को अपनी ओर आता हुआ देखा तो उसने नितारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नितारा ने उसके हाथ के ऊपर अपनी पकड़ कस दी और धीमे से उसके कान के पास जाकर बोली, भूलो मत कि तुम्हारी फैमिली की जिंदगी अब भी हम लोगों के ही हाथों में है। ये सुनते ही अहान ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और शांति से बिल्कुल किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अलीशा अपनी लाल आंखों के साथ लंबे लंबे कदम भरते हुए सीधा अहान और नितारा के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने एक झटके के साथ नितारा के हाथ को अहान के हाथ से खींचकर अलग कर दिया, जिससे नितारा खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की तरफ गिर गई। और अहान भी अलीशा के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो भी हल्का सा लड़खड़ा गया और अलीशा की ओर झुक गया और अलीशा ने भी तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलीशा के बाहों के घेरे में आते ही अहान के चेहरे पर एक सुकून सा नजर आने लगा, जो पिछले कुछ वक्त से पूरे तरीके से उसके चेहरे से गायब हो चुका था। अहान ने हल्का सा पीछे होते हुए अलीशा की आंखों में देखा, जिसमें उसे इस वक्त गुस्सा, जलन, तड़प और प्यार नजर आ रहा था। तो वहीं अलीशा ने भी जब अहान की आंखों में देखा तो कुछ सेकंड्स के लिए वो बस उसकी आंखों में ही देखती रह गई, क्योंकि अहान की आंखों में उसे इस वक्त एक साथ कई सारे इमोशंस नजर आ रहे थे, जैसे दर्द, बेबसी, एक तड़प, एक अनजाना सा सुकून, थोड़ी बहुत खुशी। अलीशा अहान के ऊपर गुस्सा करना चाहती थी, उसके ऊपर चिल्लाना चाहती थी, क्योंकि उसने अहान और नितारा को जिस कंडीशन में एक साथ देखा उसका गुस्सा करना जायज़ भी था। लेकिन जैसे ही उसने अहान की आंखों में दर्द और बेबसी के भावों को देखा, उसका पूरा गुस्सा अचानक से ही कहीं गायब हो गया
और अहान की नीली आंखों में देखते हुए ही उसकी गुस्से से हल्की हल्की लाल हो चुकी आंखें नॉर्मल होने लगी और उसने तुरंत ही अहान को हक कर लिया। अहान और अलीशा इस वक्त एक दूसरे की बाहों में थे और अपने खोए हुए सुकून को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। नितारा ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था और खड़ी हो गई थी और अपनी आंखों में नफरत के भाव लिए अलीशा को ही देखे जा रही थी। वहीं प्रदीप जी और जय इस वक्त वर्षा जी के सामने खड़े हुए थे और अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल और शिकायतें लिए उन्हें ही देख रहे थे। वर्षा जी की पकड़ इस वक्त उनके हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पर कस गई थी और वो अपनी आंखों में नफरत लिए प्रदीप जी को ही देखे जा रही थीं। प्रदीप जी ने धीमी आवाज में पूछा, वर्षा, ये सब कुछ क्या है? तुम यहाँ पर और अहान और नितारा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वर्षा जी की नज़रें ये सवाल सुनते ही तीखी हो गईं और उन्होंने एक नफरत भरी नज़र प्रदीप जी के ऊपर डालते हुए कहा, आपको दिख नहीं रहा है? शादी हो रही है मेरी बेटी की और वो भी अहान के साथ। जय ने जैसे ही वर्षा जी की बात सुनी वो थोड़ा गुस्से से बोला, लेकिन अहान डॉल का हस्बैंड है और ये बात तो आप भी जानती हैं ना बुआ जी, फिर आप ये शादी कैसे होने दे सकती हैं? जय की बात सुनकर वर्षा जी हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने होने दी थी। तुमने भी तो अहान की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी अलीशा से करवाई थी, क्योंकि उसकी खुशी अहान में थी, तो मैं भी अपनी बेटी की शादी उससे करवाकर उसे उसकी खुशी दे रही हूँ। और रही बात अहान और अलीशा की शादी की, तो उन दोनों ने पहले ही डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है और मैं जल्द ही प्रॉपर्टी पेपर्स के साथ साथ इन डाइवोर्स पेपर्स को भी कोर्ट में सबमिट कर दूंगी। वर्षा जी की बात सुनकर जय और प्रदीप जी दोनों ही हैरान हो गए और अपनी शौकंग नजरों से वर्षा जी को देखने लगे। प्रदीप जी ने हैरानी से कहा, प्रॉपर्टी के पेपर्स? मतलब तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी और तुमने अहान से? इसके आगे की बात वो बोलते बोलते ही चुप हो गए थे, क्योंकि वर्षा जी के होठों पर छाई हुई उस शैतानी मुस्कान ने उन्हें उनके अधूरे सवाल का जवाब दे दिया था। लेकिन जय अभी भी शौक था। उसने हैरानी भरे लहजे में पूछा, डॉल ने डाइवोर्स पेपर्स कब साइन किए? वो कभी अहान को डाइवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, तो फिर कैसे? जय का सवाल सुनकर वर्षा जी हंसने लगी और बोली, हाँ, उसने नहीं किए हैं, मैंने करवाए हैं। जिस दिन मैंने नितारा की आंखों में अहान को पाने की चाहत देखी थी, मैं उसी दिन समझ गई थी कि वो अहान को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और अगर वो अपने पागलपन में कुछ उल्टा सीधा कर देती तो प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैंने उसके अगले दिन ही डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए थे और धोखे से उसके ऊपर अलीशा के साइन भी ले लिए थे और आज अहान के साइन भी उसके ऊपर हो चुके हैं। ये सब सुनकर जहां जय को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो वहीं प्रदीप जी को अपने दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी वही बहन उनकी पीठ पीछे उनके खिलाफ इतने वक्त से साजिश रच रही थी। प्रदीप जी ने अपनी हल्की भारी हो चुकी आवाज में सिर्फ 4 शब्द कहे, ये सब क्यों वर्षा? प्रदीप जी का सवाल सुनते ही वर्षा जी के होठों की मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई और उनकी आंखों में गहरी नफरत नजर आने लगी। उन्होंने ने अपनी नफरत भरी आंखों से प्रदीप जी को घूरते हुए कहा, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, ये जानने के बाद भी कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बर्बाद हुई है? प्रदीप जी ने हैरानी से कहा, मेरी वजह से? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? तो वर्षा जी एक नफरत भरी हंसने लगी और गुस्से से बोली, हाँ, की है बर्बाद, मेरी भी और मेरी बेटी की भी। मुझे विधवा और मेरी बेटी को अनाथ बना दिया आपने। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी खुशियों को आग लगाकर आप उनके ऊपर ही अपनी खुशियों का महल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। जिस तरह से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हुई है ना, मैं भी आपकी जिंदगी को तबाह कर दूंगी। वर्षा जी की बातें सुनकर प्रदीप जी पूरे तरीके से हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी हैरानी भरी आवाज में कहा, तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने निर्वेद को मारा था? वर्षा जी ने अपनी गुस्से भरी निगाहों से प्रदीप जी को देखा और नफरत से बोली, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आपने ही उन्हें मारा था और मरने से पहले ये बात उन्होंने खुद मुझे बताई थी। प्रदीप जी को अब सारी बातें एक एक करके समझ आने लगी थी और वो वर्षा जी को समझाते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो वर्षा। निर्वेद ने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाहता था। तुम्हें ना तो उस दिन की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता है और ना ही निर्वेद की सच्चाई के बारे में। वर्षा जी ने तुरंत ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, झूठ आप बोल रहे हैं, निर्वेद सच्चे थे। प्रदीप जी ने भी इस बार हल्के गुस्से में कहा, जब तक पूरी सच्चाई ना पता हो तब तक फैसले पर नहीं पहुंचा जाता है। आज मैं तुम्हें सालों पहले की वो सच्चाई बताता हूं जिसकी वजह से तुमने अपने मन में मेरे लिए नफरत पाल रखी है। प्रदीप जी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, मैं और निर्वेद कॉलेज टाइम से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, लेकिन शायद मैं कभी उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो कभी भी एक अच्छा इंसान था ही नहीं।
वो हमेशा से ही एक लालची किस्म का इंसान था और उसका वही घटियापन और लालच ही उसकी मौत की वजह भी बना। निर्वेद ने हमेशा से ही मेरी दोस्ती का फायदा उठाया था और ऐसे ही उसने अपना बिजनेस भी खड़ा किया था। मैंने उसके बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट की थी और उसके साथ पार्टनरशिप भी की थी, क्योंकि मैं अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। तुम्हें उससे प्यार हो गया और मैं भी अपने दोस्त पर भरोसा करता था, इसलिए मैंने भी बिना किसी शक के तुम दोनों की शादी करवा दी। मगर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि निर्वेद है तो शुरू से ही बस हमारी फैमिली में इन्वॉल्व होना चाहता था। उसे तुमसे किसी भी तरह का कोई प्यार नहीं था, उल्टा उसकी गंदी नज़रें तो शुरू से ही मेरी बीवी के ऊपर थीं, लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे मेरी कंपनी में हो रहे स्कैम्स के बारे में पता चला, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। और इस मामले की अच्छे से छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि इन सब के पीछे निर्वेद का हाथ था। तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों ने अपने बिजनेस मर्ज कर लिए थे, जिसकी वजह से निर्वेद के पास हर चीज़ का एक्सेस था, लेकिन मुझे फिर भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए उसके घर चला गया, लेकिन वहां जाकर मेरा सारा भरोसा एक झटके में टूट गया। जब मैं निर्वेद के घर पहुंचा तो उस वक्त वो घर पर अकेला था और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली और उसकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया कि वो शुरू से ही मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। वो मेरे बिजनेस को अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा था और साथ में ये भी कह रहा था कि ये सब कुछ हो जाने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी भाभी से शादी कर लेगा। ये सब सुनकर मेरा खून खौल गया और मैं उसके सामने चला गया। पहले तो जब उसने मुझे देखा तो वो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर बेशर्मी से उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसकी बेशर्मी देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा चोटें लग चुकी थीं, लेकिन निर्वेद ने इसके बाद जो किया वो मेरे लिए हैरानी भरा था, क्योंकि उसने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर दी। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच तब भी हल्की हल्की हाथापाई चल रही थी और इन्हीं सब में गोली चल गई, लेकिन वो गोली मुझे नहीं बल्कि निर्वेद को लगी थी। मैं हैरान था, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जल्दी से खुद को संभाला और बाहर से अपने ड्राइवर को अंदर लेकर आया और फिर उसके साथ निर्वेद को हॉस्पिटल लेकर चला गया। काफ़ी देर तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर डॉक्टर बाहर आए और मुझे कुछ बताने के लिए अपने केबिन में लेकर चले गए। शायद तुम्हें भी कहीं से ये सब पता चल गया था और तुम भी ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंची थी और निर्वेद से मिलने गई थी, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कमीना इंसान मरते मरते भी हम दोनों के बीच दरार डालकर चला जाएगा। प्रदीप जी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की और फिर सीधा वर्षा जी की आंखों में देखते हुए बोले, अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों से ज्यादा उसकी बातों पर भरोसा है तो फिर मैं तुम्हें सबूत भी दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी सारे सबूत हैं। वर्षा जी तो प्रदीप जी की सारी बातें सुनकर अपनी जगह पर बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम चुकी थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि प्रदीप जी की आंखों में देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वर्षा जी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका पति इतना ज्यादा घटिया इंसान था और उसने मरते मरते भी सिर्फ उनका इस्तेमाल किया था ताकि वो उनके भाई को बर्बाद कर सके। वर्षा जी अपनी जगह पर बिल्कुल शॉक खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि इतना बड़ा सच जानने के बाद वो अब किस तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाती, उस शांत माहौल में एक गन शॉट की आवाज गूंज गई। गन शॉट की आवाज सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए और हैरानी से उस ओर देखने लगे जहां से गोली चली थी। सब ने उस ओर देखा तो वहां पर नितारा अपने हाथों में गन और चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव लिए हुए खड़ी थी और उसने गोली ठीक अहान और अलीशा के बगल में चलाई थी। अहान और अलीशा वर्षा जी और प्रदीप जी की बातें सुनने में खोए हुए थे, जिसकी वजह से उनका ध्यान भी नितारा के ऊपर नहीं था और इस तरीके से गोली चलने से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और अहान ने तो अपने कानों पर अपने हाथ भी रख लिए थे, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो ऐसे माहौल का बिल्कुल भी आदी नहीं था। सब ने देखा तो नितारा ने अब गन को सीधा अहान के सीने की तरफ पॉइंट कर रखा था और उसके चेहरे पर इस वक्त पागलपन नजर आ रहा था। नितारा ने एक अजीब सी पागलपन से भरी हुई मुस्कान के साथ कहा, आई नो कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस अलीशा के साथ भी नहीं रहने दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो फिर मैं तुम्हें किसी और का होने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू अहम, बी रेडी टू डाई। नितारा की पागलपन से भरी हुई बातें सुनकर और उसकी इस तरीके की हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। अलीशा की नज़रें इस वक्त नितारा के हाथ में पकड़ी हुई गन के ऊपर टिकी हुई थी, जिसका निशाना इस वक्त सीधा अहान के सीने पर उसकी दिलवाली जगह पर था। अलीशा ने इस वक्त अहान के एक हाथ को कसकर थाम रखा था और उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा डर भी नजर आ रहा था, अहान को खोने का डर।
वर्षा जी ने भी नितारा से ऐसे किसी भी रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी और इस वक्त उनके चेहरे पर भी गहरे चिंता के भाव थे। जब तक उन्हें सच नहीं पता था तब तक उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब उन्हें सालों पुरानी पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, वो अब आगे कुछ भी और गलत नहीं करना चाहती थीं। वर्षा जी ने नितारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नितारा बेटा, ये पागलपन बंद करो। तुम अहान को ऐसे जान से नहीं मार सकती हो, ये सब गलत है। नितारा ने एक सरसरी सी नज़र वर्षा जी के ऊपर डाली। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ एक चीज थी, जुनून और बदले की आग। उसके हाथ की बंदूक हल्की हल्की कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल मजबूत था। उसने अपनी इमोशनलेस आवाज में कहा, अगर ये पागलपन है तो फिर पागलपन ही सही मॉम। अगर अहान मेरा नहीं हो सकता है तो उसे मरना होगा। अलीशा ने यह सुनकर अहान का हाथ और जोर से पकड़ लिया, जैसे उसकी पकड़ ही अहान की जिंदगी को थामे हुए हो। अलीशा ने कांपती हुई लेकिन मजबूत आवाज में नितारा की ओर देखते हुए कहा, नितारा, अगर तुमने आज अहान को कुछ भी किया ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं अलीशा मल्होत्रा हूं। तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। अलीशा की बात सुनकर नितारा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पागलपन से भरी हुई थी। उसने तंज भरे लहजे में कहा, तुम क्या करोगी अलीशा? मेरा सब कुछ तो तुम मुझसे पहले ही छीन चुकी हो। मेरा बचपन, मेरा हक, मेरी मॉम और अब मेरा प्यार भी। मैं सिर्फ एक बार प्यार करना चाहती थी, सिर्फ एक बार, और उसे भी तुमने मुझसे छीनकर दूर कर दिया। मॉम को तुम्हारे डैड से बदला लेना था, इसलिए उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी खुद की बेटी की तरह ही प्यार किया और तुम्हें मेरे सारे हक दे दिए गए। डैड को तो तुम्हारे डैड ने पहले ही मार दिया था, इसलिए अकेली हो गई थी मैं, लेकिन फिर भी खुद को समझा दिया मैंने कि मॉम ये सब कुछ सिर्फ बदले के लिए कर रही हैं और वो अभी भी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती हैं। लेकिन फिर मुझे फॉरेन भेज दिया गया। तुम यहाँ सबके बीच में प्यार और ऐशो आराम के साथ पली बढ़ी और मैं वहां पर अकेली। अहान को जिस दिन पहली बार देखा था ना, उसी दिन वो पसंद आ गया था मुझे, लेकिन फिर पता चला कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। बचपन से ही सब कुछ छीनती हुई आई हो तुम मेरा, और अब इन सभी नामों में एक और नाम भी शामिल हो गया था, अहान का। आज अगर तुम ना आए होती तो अहान मेरा हो जाता, लेकिन तुम एक बार फिर मेरी खुशियों के बीच आ गई। लेकिन अगर मैं खुश नहीं रह सकती हूं तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। मैं अहान को तुमसे दूर कर दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने उसे मुझसे दूर किया है। नितारा की आंखों में इस वक्त कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक दर्द और एक पागलपन था। एक ऐसा पागलपन जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर टिकी थीं और उसका पूरा शरीर जैसे गुस्से, दर्द और जुनून से कांप रहा था। वर्षा जी को भी नितारा की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उनके दिल में एक तेज दर्द का एहसास भी हो रहा था। वो अब तक सामने की ओर आ चुकी थी और वो तेजी से आगे आते हुए बोली, नितारा, ये क्या कर रही हो मेरी बच्ची? मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने बाकी सबके साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। मैं अपने बदले की आग में अंधी हो गई थी, लेकिन तुम मेरे जैसी गलती मत करो। एक गलती का प्रायश्चित करने के बजाय तुम दूसरी गलती पर गलती करती जा रही हो। क्या तुम भी मेरी तरह पछताना चाहती हो? वर्षा जी थोड़ा सा और आगे बढ़ी और उनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ रिग्रेट था। उन्होंने अपनी रिग्रेट से भरी हुई आवाज में कहा, नितारा बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हारे मन में नफरत भरकर तुम्हें बदले के लिए तैयार किया। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ, लेकिन अब जब सारा सामने आ गया है तो मैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हें करने देना चाहती हूँ। मेरी बात को समझो नितारा, अहान को मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय पछतावे के। पछतावा? ये कहते हुए नितारा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ज्यादा खतरनाक थी जो किसी के भी शरीर में सिहरन पैदा कर सकती थी। वो उसी तरीके से हंसते हुए तंज भरे लहजे में बोली, मॉम, आपने कभी सोचा है कि मैंने बचपन से क्या क्या झेला है? अपनी माँ होने के बावजूद भी हमेशा एक अनाथ बनकर जीती रही। और जब एक बार मुझे किसी से प्यार हुआ तो वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। क्या आप सच में मुझे समझ सकती हैं मॉम? नितारा भले ही इस वक्त हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वर्षा जी को बहुत बुरा महसूस हो रहा था और अब उनकी आंखें भी भर आई थीं। नितारा ने अब किसी और के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने हाथों में पकड़ी हुई गन के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए सीधा अहान की आंखों में देखते हुए बोली, सो आर यू रेडी टू डाई हम? नितारा की गहरी और पागलपन से भरी हुई आवाज उस पूरे शांत माहौल में गूंज उठी। अहान की आंखें भी नितारा की उन पागलपन से भरी हुई आंखों में ही टिकी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। अहान के चेहरे पर इतने टेंशन भरे माहौल में भी एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे अपनी मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके ठीक उलट अलीशा, उसकी आंखों में आज पहले बार एक गहरा डर था।
उसने अहान का हाथ कसकर थाम रखा था, जैसे अगर उसने अहान का हाथ छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। नितारा ने अपने कदमों धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अहान और अलीशा से लगभग 10 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए एक बार अलीशा की तरफ देखा और बेहद खतरनाक अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम अहान से प्यार करने लगी हो अलीशा, और इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारा प्यार छीन लूंगी ताकि तुम जिंदगी भर बिल्कुल मेरी तरह तड़पो। तो फिर मार दीजिए। अचानक से ही वहां पर अहान की कॉन्फिडेंस से भरी हुई आवाज गूंज उठी। अहान ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बात को दोहराते हुए बड़े ही शांत लहजे में बोला, आप हमें जान से मारना चाहती हैं ना, तो फिर मार दीजिए, हम आपके हाथों से मरने के लिए तैयार हैं। अहान की ऐसी बातें सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान ठिठक गया और अलीशा और नितारा दोनों की ही आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अहान ने सीधा नितारा की आंखों में देखते हुए बेहद शांत आवाज में कहा, अगर हमें जान से मारने से आपको सुकून मिलेगा तो ये ट्रिगर दबा दीजिए और हमें अभी इसी वक्त जान से मार दीजिए। आपने हमें कभी अपना दोस्त माना या फिर नहीं माना ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने हमेशा ही आपको अपना एक अच्छा दोस्त ही माना है, और अगर हमें अपनी दोस्ती साबित करने के लिए यही कीमत चुकानी पड़ेगी तो हमें ये भी मंजूर है। वैसे भी हमारे ऊपर कर्ज है आपका, हमारी ये जिंदगी हमारे ऊपर आपका कर्ज है। रिमेंबर, हमारी पहली मुलाकात में ही आपने हमारी जान बचाई थी, अगर उस दिन आप ना होती तो शायद हम आज जिंदा भी ना होते। आपने उस दिन एक एहसान किया था हमारे ऊपर, और हमारे पापा कहते हैं कि कभी भी किसी का एहसान अपने पास नहीं रखना चाहिए, सही वक्त आने पर उस एहसान को चुका देना चाहिए, और आज शायद वो सही वक्त आ गया है। यू वॉन्ट टू किल मी राइट, देन किल मी, ताकि हम आपके उस दिन किए गए एहसान की कीमत चुका पाएं। अहान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए थे और एक टक अपनी हैरानी भरी नजरों से बस अहान को ही देखे जा रहे थे। नितारा की आंखों में भी इस वक्त ढेर सारे इमोशंस थे और उसकी आंखों के सामने इस वक्त उसकी अहान से पहली मुलाकात चल रही थी। नितारा अभी अपने ख्यालों में खोई ही हुई थी कि तभी एक बार फिर से अहान की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, पर इतना जरूर याद रखिएगा, आज इस गन से गोली चलने के बाद बहने वाला खून सिर्फ हमारा नहीं होगा, वो खून होगा हम दोनों की इस दोस्ती का, हम दोनों के रिश्ते का, हमारे भरोसे का, और आपको अपनी पूरी जिंदगी इस खून को अपने हाथों में लेकर बितानी पड़ेगी। अगर इसके बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप हमारे ऊपर गोली चला सकें, देन शूट मी एंड किल मी। अहान की बातों का असर कहीं न कहीं नितारा के ऊपर भी हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं और उसकी आंखों में आंसू और दर्द के भाव दोनों एक साथ उमड़ आए थे। नितारा के हाथों से अगले ही पल गन छोड़कर नीचे जमीन पर गिर गई, जिससे एक तेज आवाज हुई। नितारा ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने कानों पर रख लिया और जोर से चीखते हुए बोली, चुप रहो, चुप रहो, जस्ट स्टॉप। इतना कहते हुए ही नितारा एक धम्म की आवाज के साथ नीचे घुटनों के बल गिर पड़ी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका पूरा शरीर इस वक्त बुरे तरीके से कांप रहा था और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अहान ने जब नितारा की ऐसी हालत देखी तो उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। अहान नितारा के करीब जाकर खुद भी अपने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। अहान अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। अहान ने सबसे पहले नितारा को शांत करवाया और फिर समझाते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, नितारा, आप जिसे प्यार समझ रही हैं वो सिर्फ एक जुनून है, एक पागलपन है, और जुनून और पागलपन कभी भी किसी का भला नहीं करता है। अगर आज आपने वो कदम उठा लिया होता तो शायद आप खुद को भी खो देती। हम जानते हैं कि आप बुरी नहीं हैं, बस कुछ समय के लिए भटक गई थीं। नितारा ने जब अहान की बात सुनी तो उसकी तरफ अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखा तो अहान मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हैं, एंड आई एम श्योर महादेव ने आपके लिए भी किसी को चुन रखा होगा जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बट वी वर नेवर मेंट टू बी टुगेदर अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रेंड्स। क्या आप सारी जिंदगी सिर्फ हमारी एक अच्छी दोस्त बनकर नहीं रह सकती हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद अहान जवाब की उम्मीद में नितारा को देखने लगा, जो खुद भी उसे ही देख रही थी और बाकी सभी की नजरें भी इस वक्त उन दोनों के ऊपर ही टिकी हुई थीं। नितारा अब भी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आंसुओं से भीगी हुई आंखें अभी भी अहान की सॉफ्ट आंखों में देख रही थीं, जिनमें उसके लिए किसी भी तरह की कोई नफरत नहीं थी। अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ फिक्र। नितारा ने जब इतना सब कुछ होने के बाद भी अहान की आंखों में खुद के लिए नफरत के बजाय फिक्र को देखा तो उसके अंदर सब कुछ टूट गया और उसे खुद के किए के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अहान ने जब नितारा की आंसुओं से सराबोर आंखों में शर्मिंदगी को देखा तो उसके आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही शांत और सौम्य लहजे में बोला, आप बहुत अच्छी हैं और हमें यकीन है
महादेव ने आपके लिए जिस किसी को भी चुन रखा होगा वो इंसान आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये कहते हुए आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे वो किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देने आया हो। आहान की इतनी सॉफ्ट टोन सुनकर नितारा ने उसकी तरफ देखा। आहान का वो चेहरा जिसे जब से उसने देखा था तब से उसे अपना बनाने का ही ख्वाब देखा था, लेकिन आज अपना सपना टूटने के बाद उसने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब वही इंसान उसके ठीक सामने अपने घुटने के बल बैठकर उसे समझा रहा था और कंफर्ट फील करवा रहा था। आहान ने नितारा की तरफ देखते ही अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे नितारा। हम हमेशा से ही अलीशा के हस्बैंड थे और ये बात आप भी जानती थी, इसलिए हम दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ता ही हो सकता है जिसे हमने शुरू से ही दिल से अपनाया है। आपने अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा अपना सवाल दोहराते हैं, क्या आप सारी जिंदगी सिर्फ हमारी एक अच्छी दोस्त बनकर नहीं रह सकती हैं नितारा? ये सुनकर नितारा की आंखों से एक और आंसू लुढ़क गया। नितारा ने अब फाइनली अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो आहान। मुझे पता था, मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था, फिर भी मैंने ये सब करना चुना। मुझे पता था कि शायद ये सब कुछ एक दिन जरूर होगा और मुझे तकलीफ भी होगी, लेकिन इतना ज्यादा दर्द होगा इसका अंदाजा कभी भी नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ किया है तो वो तुम हो आहान। मैंने तो अपने पागलपन और जुनून में तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हें मुझसे अब भी नफरत नहीं हुई। इसके ठीक उलट तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है और तुम मुझे हमेशा के लिए अपना एक अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो। तुम इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो आहान? मैं इस बात के लिए कभी भी तुम्हारे शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी आहान कि तुमने मुझे बेतरतीबी से रिजेक्ट नहीं किया, इसके बजाय मुझे इज्जत दी और एक इंसान की तरह मुझे शांति से समझाया। नितारा खुद भी अब तक ये बात अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि उसकी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक जिद थी, एक पागलपन था, एक जुनून था, और आज उसे अपने जुनून की वजह से खुद को पहुंचे हुए नुकसान का भी अंदाजा हो गया था, जिसकी वजह से वो अंदर तक टूट चुकी थी। नितारा ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों के तूफान को कंट्रोल करते हुए अपनी टूटी हुई आवाज में बोली, क्या मैं सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रह सकती हूँ? तो आहान ने भी तुरंत ही एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाकर उसकी बातों में हामी भर दी। नितारा ने जब आहान को उसके सवाल पूछे गए सवाल का जवाब हाँ में देते हुए देखा तो इतने देर में अब कहीं जाकर पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई और उसने धीमे से कहा, अगर दोस्ती में भी मुझे तुम्हारी जिंदगी में जगह मिल जाए तो मुझे ये भी मंजूर है। इतना सब कुछ करने के बाद तो मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने अभी भी मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझा, इससे बड़ी बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच आहान, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो और जिंदगी में हर चीज बेस्ट ही डिजर्व करते हो। आहान ने नितारा की बातें सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये डर सता रहा था कि नितारा कहीं फिर से बगावत न कर दे। लेकिन नितारा ने जिस तरह से खुद को संभाला था और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया था वो उसके लिए एक बड़ी बात थी। आहान थोड़ा सा नितारा की ओर झुका और उसकी हथेली थामकर बेहद सॉफ्ट टोन में बोला, आपको हमें किसी भी चीज के लिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत बहादुर हैं और आज आपने जो किया वो आसान नहीं था। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को मानकर उनका प्रायश्चित करना चाहे तो उसे एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं। आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हैं, इसलिए अपनी लाइफ का रियल मोटिव ढूंढिए और अपनी लाइफ को खुलकर जीना सीखिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर। वर्षा जी भी अपने आंसू पोंछते हुए नितारा के पास आ गईं और जमीन पर बैठते हुए उन्होंने जल्दी से नितारा को अपने गले लगा लिया। वर्षा जी ने नितारा के बाल सहलाते हुए पछतावे भरी आवाज में कहा, माफ करना बेटा, आज ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें अपने बदले में शामिल किया था और तुमसे ये सब करवाया। मैंने तुम्हें आहान को अपना बनाने की उम्मीद भी दी थी, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे इंसान की तलाश करूंगी जो तुमसे उतनी ही मोहब्बत करे जितनी तुम डिजर्व करती हो। मैंने जो कुछ भी किया उन सब के लिए मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी मॉम को माफ कर दो। नितारा की भी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं और उसने भी वर्षा जी के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं मॉम, आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया है। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे के गले लगे रहे और फिर एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। आहान भी अब तक नितारा के पास से खड़ा होकर वापस से अलीशा के पास जा चुका था। वर्षा जी ने प्रदीप जी की तरफ देखा और उनके पास खड़ी हो गईं। वर्षा जी की आंखों में इस वक्त पछतावा और तकलीफ थी और उनकी नजरें भी शर्म से झुकी हुई थीं। वर्षा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी शर्मिंदगी और पछतावे से भरी हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन मैं माफ़ी मांगने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। मैंने बिना कुछ जाने समझे अपने बदले की आग में अंधी होकर आप लोगों के साथ इतना सब कुछ कर दिया। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज के बाद कभी भी आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। उन्होंने तुरंत ही आगे बढ़कर वर्षा जी के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और नर्म आवाज में बोले, नहीं वर्षा, गलती तो तुमने की है, लेकिन तुम्हें वक्त रहते उस गलती का एहसास हो गया और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मैं इन सब का दोष पूरे तरीके से तुम्हें भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि निर्वेद जब इतने सालों तक मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा इस्तेमाल कर सकता है, तो भला तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल हमारे खिलाफ करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। अच्छी बात तो ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है और कोई भी गिले शिकवे नहीं रहे, और जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर अभी भी तुम्हारा है और मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम अभी भी पहले की तरह ही वहाँ पर रहोगी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। प्रदीप जी की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर वर्षा जी की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं और उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो अब प्रदीप जी से दूर होकर आहान के सामने जाकर खड़ी हो गईं। आहान ने अपनी हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखा तो वर्षा जी ने पछतावे के साथ कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा से ही तुम्हारे से साथ बहुत कुछ गलत किया है। हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारी फैमिली की भी इंसल्ट की, यहाँ तक कि तुम्हें उस दिन ट्रैप करके मारने की भी कोशिश की, और आज भी। तुमसे तो माफ़ी मांगने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुमसे नफरत करने की कोई वजह ना होने के बावजूद मैंने तुम्हारे ही साथ सबसे ज़्यादा गलत किया है, इसलिए अगर चाहो तो मुझे सज़ा दे सकते हो। ये जानकर सभी को हैरानी हुई कि वर्षा जी ने आहान को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन माहौल को देखकर किसी ने भी इस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबकी नज़रें इस वक्त आहान के ऊपर ही टिकी हुई थीं। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी वर्षा जी की बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए बदले जरूर थे, लेकिन उसने तुरंत ही अपना चेहरा दोबारा से नॉर्मल कर लिया था। आहान ने थोड़ी देर तक तो वर्षा जी को देखा और फिर अपनी शांत आवाज में बोला, वैसे देखा जाए तो शुरू से ही ना आप हमें पसंद करती हैं और ना ही हम आपको। जब भी आपने कुछ किया है हमने हमेशा ही आपको उसका जवाब भी दिया है। आपने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी, इसलिए आपकी ही बेटी ने हमारी जान बचा ली। और अभी की बात तो करते ही नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। गलतफहमी एक अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खराब कर सकती है, और आपको तो खुश होना चाहिए कि वक्त रहते आपकी गलतफहमी दूर हो गई और आप कुछ बहुत गलत करने से बच गईं। वर्षा जी ने हैरानी से आहान को देखा। इस वक्त उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आहान ने एक गहरी सांस ली और पूरे टेंस्ड माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए बोला, वैसे तो सच में आपने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब हम एक बुढ़ी औरत से माफ़ी मंगवाकर खुद को पाप थोड़ी चढ़वा सकते हैं, इसलिए आप भी क्या याद रखेंगी, जाए आहान शर्मा ने आपको माफ़ किया। हाँ बस वो जो आपने अपने गोरिल्ला जैसे दिखने वाले आदमियों को हमारे घर भेजा था ना, उनसे बोल दीजिएगा कि वो वापस आ जाएं और आगे से हमारी फैमिली से थोड़ा दूर ही रहें। बाकी सब तो बिल्कुल ऑल राइट है। आहान की ऐसी बातें सुनने के बाद वर्षा जी की आंखों में आंसू होने बाद भी उन्हें हंसी आ गई और बाकी सभी लोगों के होठों पर भी मुस्कान तैर गई, तो आहान भी मुस्कुरा दिया। जहां कुछ समय पहले तक पूरे हॉल का माहौल काफी ज्यादा इमोशनल और टेंस था, तो वहीं अब आहान की बातें सुनने के बाद सभी लोगों का मूड काफी हद तक फ्रेश हो चुका था। वर्षा जी ने भी आहान की बात सुनते ही एक मुस्कुराहट के साथ अपना फोन निकालकर अपने आदमी को मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि शर्मा हाउस से वापस आ जाए। उसके बाद उनकी नज़र फर्श पर पड़े हुए प्रॉपर्टी और डाइवोर्स के पेपर्स के ऊपर गई, तो उन्होंने उन सभी पेपर्स को उठा लिया और हवन कुंड में जल रही आग में ले जाकर डालते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अब फाइनली जो कुछ भी गलत था वो सब कुछ ठीक हो चुका है, और अब आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। वर्षा जी की बात सुनकर सभी खुशी से मुस्कुराने उठे और उन सब की आंखों में इस वक्त एक सुकून साफ देखा जा सकता था। इन सब में अब तक शाम से रात हो चुकी थी, इसलिए सभी लोगों ने आज रात वहीं पर बिताकर अगली सुबह वापस दिल्ली जाने का डिसाइड किया। एक गार्ड ने जल्दी से सभी लोगों के लिए डिनर ऑर्डर कर दिया, तो सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आहान और नितारा भी अब तक अपने कपड़े चेंज करके वापस आ चुके थे और वो दोनों भी बाकी सभी के साथ ही डिनर करने के लिए बैठ गए। सभी लोगों ने एक साथ शांति से बैठकर अपना डिनर खत्म किया और फिर रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि आज का पूरा दिन सभी के लिए काफी ज्यादा थका देने वाला था, खास तौर पर आहान के लिए। आहान रूम में आते ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला गया, क्योंकि वो पिछले काफी वक्त से बस टेंशन ही लिए जा रहा था, और अब जब सब कुछ फाइनली ठीक हो चुका था तो वो अच्छे से रिलैक्स होना चाहता था। लगभग 15 मिनट के बाद एक लंबा और रिलैक्सिंग शॉवर लेने के बाद आहान बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला,
क्योंकि फिलहाल उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और उसने शेरवानी चेंज करने के बाद भी अपने पुराने कपड़ों को ही पहन लिया था, लेकिन अब वो दोबारा उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहता था। अहान ने जब रूम में अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर देखा तो उसे अलीशा खामोशी से बालकनी में खड़ी हुई नजर आई। रात का सन्नाटा और मन में चल रहे हजारों ख्याल अलीशा के दिल में तूफान ला रहे थे और वो रेलिंग से टिककर किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। अहान उसके पास आया और चुपचाप उसके ठीक बगल में जाकर खड़ा हो गया। अलीशा ने अहान के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अहान ने अपना एक हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए उसके एक हाथ के ऊपर रख दिया। अहान की छुअन को महसूस करते ही अलीशा ने मुड़कर अहान को देखा और दोनों की ही आंखें एक दूसरे से जा टकराईं। अलीशा ने अहान की आंखों में देखते हुए ही कहा, काफी ज्यादा डर गई थी मैं आज। तुम्हें खोने का ख्याल ही मेरी जान निकाल लेता है। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद धीमी थी पर उसके दिल की गहराइयों से निकली हुई थी। अहान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, डर तो हम भी गए थे लेकिन अब सब कुछ ठीक है। सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब आप भी परेशान मत होइए। अहान की बात सुनकर अलीशा की आंखें सॉफ्ट हो गईं और अपनी प्यार भरी निगाहों से एक मुस्कुराहट के साथ अहान के चेहरे को निहारने लगी और कुछ पल के लिए वो दोनों ही खामोशी के साथ एक दूसरे में खोए रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद अहान ने अलीशा की ओर थोड़ा सा झुकते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहा, अलीशा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अहान की अट्रैक्टिव वॉइस सुनकर और उसके बाथरोब से झांकते हुए उसके खुले सीने को देखकर अलीशा की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगीं। लेकिन अहान इतना कहते कहते बीच में ही रुक गया और अलीशा को देखने लगा। लेकिन क्या? अलीशा ने धीरे से कंफ्यूजन के साथ पूछा। अहान ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं कहना है, कल बताएंगे। अलीशा ने थोड़ी चिढ़ के साथ उसे घूर कर देखा तो अहान और ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिससे उसके डिंपल्स नजर आने लगे। अलीशा ने जब अहान के डिंपल्स और उसके भीगे हुए बालों को देखा तो वो बहकने लगी और फिर अहान से इतने वक्त की दूरी की तड़प और असर भी था जो उसके अंदर के जज्बात उसके ऊपर हावी हो रहे थे। अलीशा ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और अगले ही पल अहान के बाथरोब को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसने अहान को अपने बेहद करीब खींच लिया और उसने तुरंत ही अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। अलीशा की आंखों में इस वक्त डिजायर साफ दिख रही थी और वो लगातार अहान को पैशनेटली किस किए जा रही थी। अहान पहले तो उसकी इस हरकत से एकदम से शॉक हो गया था और बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था, लेकिन फिर उसकी भी डिजायर्स उसके ऊपर हावी होने लगी और उसने भी अलीशा की कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए उसकी किस में उसका साथ देना शुरू कर दिया और खुद भी उसे पैशनेटली किस करने लगा। अहान और अलीशा दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसिटी के साथ किस किए जा रहे थे और हर बीतते सेकंड के साथ उन दोनों की ही पकड़ एक दूसरे के ऊपर कसती चली जा रही थी। जब दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब कहीं जाकर वो दोनों फाइनली एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे के सहारे खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। जब अहान थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही अलीशा को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, व्हाट द हेल वाज दिस। अलीशा ने अपनी इंटेंस नजरों से अहान को देखा और अपनी उखड़ती हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, किस था जान? एक पैशनेट और इंटेंस किस। डोंट बी सो इनोसेंट बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्टेड टू किस मी बैक यू weren't इनोसेंट एनीमोर। ये सुनकर अहान ने उसे घूरकर उसे देखा और फिर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, वेरी फनी। वॉज आई सपोज टू लाफ ऑन द सो कॉल्ड जोक ऑफ योर्स? हमने आपसे अपनी इनोसेंस का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है जो आप हमें ये सब कुछ बता रही हैं। आई जस्ट सिंपली आस्क्ड कि नॉर्मल सी बातों के बीच में आपने हमें अचानक से किस क्यों कर लिया और भी इतना ज्यादा पैशनेटली। ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों की भूखी हों। अलीशा ने अपनी इंटेंसिटी से भरी आंखों से अहान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके करीब जाकर उसके खुले चेस्ट के ऊपर अपनी उंगलियों को सेंशुअली फेरते हुए बोली, हाँ, जन्मों की भूखी तो मैं हूं। तुम्हें पता भी है जितने भी वक्त तुम मुझसे दूर थे मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा तड़प रही थी। तुम्हारे बिना सब बेकार सा लग रहा था, सब कुछ पास होते हुए भी एक खालीपन सा था। पहले वो 3 महीने जब तुम मुझसे दूर थे और अब ये वक्त मुझे बिल्कुल जहर की तरह लग रहा था, जिस जहर को मुझे ना चाहते हुए भी पीना पड़ रहा था। आई मिस्ड यू सो मच जान, रियली सो मच। अलीशा की बातें सुनकर अहान के दिल की धड़कनों ने भी रफ्तार पकड़ ली थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अलीशा अपनी उंगलियों को अभी भी लगातार अहान के चेस्ट पर फेरे जा रही थी। उसने अपनी इंटेंस आंखों के साथ अहान की आंखों में देखा और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं इस पूरे वक्त के दौरान बस यही सोच रही थी कि कहीं से भी मुझे तुम्हारी बस एक झलक मिल जाए, और आज जब मुझे तुम्हारी वो झलक मिली भी तो तुम किसी और से शादी कर रहे थे। आई नो कि वो सब तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी मैंने महसूस किया था ना, मैं उसे तुम्हें शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ।
मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उस पूरी जगह को आग लगा दूं। अलीशा की आंखों में ये कहते हुए इंटेंसिटी की जगह उसके जुनून ने ले ली थी, जिसे अहान भी साफ तौर पर नोटिस कर पा रहा था। अलीशा ने उसी जुनूनी आवाज में कहा, उस मोमेंट से ही एक अजीब सी इनसिक्योरिटी का एहसास हो रहा था, बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, और मैं खुद को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, और इस पैशनेट किस ने मुझे ये एहसास दिया है। ये किस सिर्फ एक किस नहीं थी, ये एक क्लेम था कि तुम्हारी ऊपर सिर्फ मेरा हक है। यू आर ओनली माइन एंड नोबडी कैन स्नैच यू अवे फ्रॉम मी, नेवर एवर। अहान को जब ऐसा लगा कि अगर उसने अलीशा को अभी नहीं संभाला तो शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो उसने तुरंत ही आगे बढ़कर अलीशा को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, शांत हो जाए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और अब तो हम आपके पास भी हैं, जस्ट काम डाउन। अहान के ऐसा करने से अलीशा थोड़ी ही देर में शांत भी हो गई, तो अहान उससे थोड़ा दूर होते हुए थकावट भरे लहजे में बोला, काफी टाइम हो गया है, सुबह हम लोगों को निकलना भी है और फिलहाल हम बहुत ज्यादा थक भी गए हैं, चलिए सो जाते हैं। अलीशा ने भी जब अहान के चेहरे पर थकावट को देखा तो उसने भी तुरंत ही हामी भर दी, जिसके बाद वो दोनों जाकर बेड पर लेट गए और पूरे दिन की थकान और एग्जॉशन की वजह से उन्हें थोड़ी ही देर में नींद भी आ गई और वो दोनों ही गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह पूरे विला में इस वक्त शांति छाई हुई थी। पिछली रात के मुकाबले इस वक्त सब कुछ पहले से काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। हॉल की डेकोरेशन को भी रात में ही हटा दिया गया था, जिसकी वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कल यहाँ पर कुछ हुआ भी था। नितारा अभी भी अपने कमरे में थी और वर्षा जी उसके साथ थीं। प्रदीप जी और जय उठ चुके थे, हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठकर अपने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को आज ही दिल्ली के निकलना था। थोड़ी देर के बाद वर्षा जी और नितारा भी अपने रूम से बाहर आ गए और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ प्रदीप जी और जय के साथ ही बैठ गए। प्रदीप जी ने जब उनके चेहरे पर झिझक देखी तो उन्हें कंफर्टेबल करते हुए बोले, तुम दोनों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। और हाँ, हम लोगों को आज ही दिल्ली के लिए निकलना है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे यहीं पर छोड़कर जाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रिया बहू को कुछ भी पता चले, वो इन सब मामलों में काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग उसे इन सब से दूर ही रखें। प्रदीप जी की बातों को समझते हुए वर्षा जी और नितारा के साथ साथ जय ने भी अपना सिर हिला दिया। प्रदीप जी ने फिर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा और बोले, ये अलीशा और अहान कब तक आएंगे? इतनी देर तो हो गई है, अब कब उठने वाले हैं? प्रदीप जी की बात सुनकर वर्षा जी मुस्कुराते हुए बोली, रहने दीजिए ना भैया, इतने वक्त एक दूसरे से दूर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगेगा ही ना। वर्षा जी ने जैसे ही ये बात कही सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनकी फैमिली में अब सब ठीक हो गया था और अब तो वर्षा जी ने भी अहान को एक्सेप्ट कर लिया था। अगर कुछ बचा था तो वो सिर्फ अहान का अलीशा को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।